हेलो स्टूडेंट, हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो मैं आप लोग को एनसीईआरटी कक्षा ज्योग्राफी का जो है वो कक्षा 9, 10th, 11th, 12th तक करवा चुकी हूँ। पॉलिटिकल साइंस भी मैंने क्लास 11th का करवाया है। अगर आपको उसमें कुछ और भी चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और आज मैं आप लोग को जो है एनसीईआरटी कक्षा 9 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। तो देखिए लर्नर्स, अगर आपको मतलब रोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप एक सब्सक्राइब करके और जो है लाइक बटन दबा के मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ लर्नर्स कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे अपने कॉपी में। मैं जो पूरे चैप्टर का जो सार है वो कम समय में आप लोग को करवा रही हूँ। एक बार अगर आप पूरे चैप्टर को संक्षेप में समझ जाइएगा कॉन्सेप्ट को, तो उस चैप्टर से अगर कुछ भी क्वेश्चन करेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा उस पूरे चैप्टर में क्या है, क्योंकि आप जानते हो जो भी एनसीईआरटी के बुक हैं उसमें 17-18 पेज के जो है वो क्वेश्चंस पूरे चैप्टर होते हैं। तो उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन करवाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने नोट्स आपको उसका करवा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और एक बार बेल आइकन पर जाके ज़रूर देखें। तो थैंक यू स्टूडेंट, चलते हैं। ये सीबीएसई जो है कक्षा 11 अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र करवा रहे हैं। पाठ 1 भारत का आर्थिक विकास, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो स्वतंत्रता के समय भारत की क्या अर्थव्यवस्था थी इसका हम संक्षेप में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में उपयोग करना था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी? तो पहला, आर्थिक विकास की निम्न दर। औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। डॉक्टर BKR राव के अनुसार सकल देशीय उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% तथा प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि केवल 0.5% थी। कृषि का पिछड़ापन। तो कृषि में पिछड़ापन था, जिसके क्या कारण थे? कृषि में पिछड़ापन का प्रमुख कारण था जमींदारी, महलवारी तथा रैयतवाड़ी प्रथा। उसके बाद है व्यवसायीकरण का दबाव था, जैसे नील आदि का उत्पादन करना था। सरकार की ओर से जो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटेन सरकार, वो ज़बरदस्ती किसानों को क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे, किसान की मर्जी हो या चाहे ना हो। उसके बाद और पिछड़ापन का क्या कारण था? देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पाद भूमि चली गई तथा विनिर्मित निर्यात में की आयात में वृद्धि हो गई। मतलब जो विनिर्मित जो निर्यात की जाती थी वो कम हो गया और आयात में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब देश में नहीं बनता था माल, जो कच्चे माल था वो उसको डायरेक्ट वो ले जाता था और वहाँ से बन के आता था। यहाँ तक कि जो इंडिया के लोग थे वो भी वहाँ का खरीदा हुआ पहनते थे। अब देखिए अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र अविकसित होने का क्या कारण था? तो औद्योगिकरण, भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन हो गया था। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव था। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो इन सब कारण अविकसित औद्योगिक क्षेत्र था। विदेशी व्यापार की विशेषता। तो विदेशी व्यापार की क्या विशेषता थी? तो विदेशी व्यापार की सबसे अधिक पहली विशेषता थी कच्चे माल का शुद्ध निर्यात तथा तैयार माल का आयात। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण था। भारत की संपत्ति का बहिर्प्रवाह। अब चलते हैं प्रति व्यक्ति तत्कालीन जननांकीय दशाएं। तो क्या थी वहाँ की जो प्रति व्यक्ति जननांकीय दशाएं क्या थी? ऊंची मृत्यु दर था, यानी 45 प्रति हजार में 45। उच्च शिशु
जन्म दर 218 प्रति हजार में और सामूहिक निरक्षरता यानी 84 निरक्षरता था। यानी 1000 में 45 आदमी मरता था और 1000 बच्चों में 218 मतलब 218 बच्चे का जन्म होता था। निम्न जीवन प्रत्याशा, उस टाइम जीवन प्रत्याशा भी क्या था, निम्न था। कितना था जीवन प्रत्याशा, तो 32 वर्ष, जीवन प्रत्याशा ओनली 32 वर्ष था। उसके बाद है जीवन यापन का निम्न स्तर, आय का 80 से 90% आधारभूत आवश्यकता पर व्यय। जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था, तो उस टाइम में ये अर्थव्यवस्था था। अविकसित आधारभूत ढांचा, तो उस टाइम ढांचा कैसा था, अच्छी सड़कें, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार सुविधाओं का अभाव। यद्यपि अंग्रेजी प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए गए, जैसे बंदरगाह, जल यातायात और डाक और तार विभाग, लेकिन ये जो अंग्रेज द्वारा ये प्रशासक जो आधारभूत ढांचे का विकास किया गया था, ये वो इंडिया के लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं किया था, भारत सरकार के फ़ायदे के लिए नहीं किया, बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए किया था। देखिए, क्योंकि बंदरगाह विकसित होगा तो वो अपने देश से जो माल है वो यहाँ लेके आ पाएंगे और अपना माल बाहर ले जाके यहाँ से जो कच्चे माल है उसको ले जाने में उनको आसानी होगी। जल यातायात के जरिए, डाक विभाग के जरिए वो जो है ब्रिटेन जो है भेज पाएगी। तो ये जो चीज़ की उन लोगों को ज़रूरत हुई, उन सब चीज़ों पे ये काम करने लगे। उसके बाद लेकिन इनका उद्देश्य आम जनता को सुविधा देना नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी प्रशासन के हित में था। अब देखिए, प्राथमिक कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता। उस टाइम क्या था, तो कार्यबल का अधिकतम भाग लगभग 72% कृषि से संबंधित क्षेत्र में लगा था, 10% विनिर्माण क्षेत्र में लगा था और 18% कार्यबल सेवा क्षेत्र में लगा हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। अब हम अभी तक क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा ये देखेंगे। तो क्या है, यातायात की सुविधा में वृद्धि, विशेषकर रेल में। उस टाइम हमारे देश में रेल नहीं था, तो जो यातायात में सुविधा में जो वृद्धि हुई रेल में, ये किसके वजह से हुई, ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेज साम्राज्य की वजह से। बंदरगाहों का विकास हुआ, डाक और तार विभाग की सुविधा हुई, देश का आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण हुआ, बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था का विकास हुआ। अंग्रेज साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। तो वो नकारात्मक प्रभाव क्या थे, पहला है भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन, कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण और व्यवसायीकरण पर दबाव। तो जो अंग्रेज था साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक इसलिए पर भारतीय हस्तकला, क्योंकि वो क्या करने लगी कि वो जो माल होते थे वो लेके चले जाते थे और तैयार माल को अपने बाज़ार में, भारत के बाज़ार में बेचने लगे, जिससे जो है लोग अपने घरों में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में करते थे, वस्त्र बनाते थे, वो काम क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसकी वजह से हमारे देश का जो हस्तकला है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। कच्चे माल का निर्यात होने लगा, माल का आयात हो गया। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण हो गया कि ब्रिटेन जो बोलेगी वही करना पड़ेगा। व्यवसायीकरण पर भी दबाव हो गया कि आपको नील की खेती करना है तो नील की खेती ही करना है, आप अगर नील की खेती नहीं करेंगे तो आप पे ये करेगा। तो इन सब वजह से क्या हुआ कि हमारे देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह क्या हो गई, ठप पड़ गई। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको जस्ट एक नोट्स था, पूरे चैप्टर का संक्षेप में मैंने जो शार्प पॉइंट था ये आपको समझा दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।